मरने के बाद कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आज कहिए वक्त संशोधन बिल जरूरत है। अध्यक्ष महोदय जी, ये दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं है। आज जो वक्फ संशोधन बिल आया, इससे मुसलमान मजबूत होगा। आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है। आजकल लाल किताब बहुत घूमती है सर, हम संविधान की हरी किताब लेकर के आए हैं। नाकामी का पर्दा इस बारे में वक्फ बिल। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। तो आज देश की सबसे बड़ी पंचायत में मुसलमानों पर सबसे बड़ी बहस चल रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बताने की होड़ लगी है। वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष के सांसद अपने तर्क रख रहे हैं, तो दूसरी तरफ से विपक्ष के सांसद अपनी दलीलों से तर्कों को काट रहे हैं। आज पूरे दिन देश की निगाहें वक्फ संशोधन बिल पर हो रही तीखी बहस पर टिकी रही। लोकसभा में करीब 8 घंटे से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है। बिल के पक्ष में और विरोध में हो रही ऐतिहासिक बहस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बिल को पास कराने के लिए सत्ता पक्ष को कितनी ताकत लगानी पड़ रही है। संसद के भीतर नीति और नियत के नाम पर बहस छिड़ी हुई है। वक्फ की जमीन को लेकर तर्कों और तथ्यों से दोनों तरफ से बराबर वार पलटवार का दौर जारी है। सदन के भीतर करीब 6 घंटे की बहस पूरी होने के बाद गृह मंत्री अमित शाह आए और वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए वक्फ का मतलब भी समझाया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि इस बिल से वक्फ के भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। अमित शाह ने विपक्ष पर देश तोड़ने का आरोप लगाया, तो उन्होंने वक्फ के कब्जे में आई अवैध संपत्तियों का भी एक एक कर खुलासा किया। हालांकि जब अमित शाह लोकसभा में ये बोल रहे थे, तब विपक्ष के सांसद लगातार उनके दावों पर सवाल उठा रहे थे। लोकसभा में वक्फ पर जोरदार बहस जारी थी। वार पलटवार का दौर चल ही रहा था कि इस बीच शाम होते होते अमित शाह भी चर्चा में शामिल हो गए और विपक्ष पर उन्होंने तीखे हमले करना शुरू कर दिए। ये वक्फ एक अरबी शब्द है। जिस अर्थ में वक्फ शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब है अल्लाह के नाम पर संपत्ति का दान, पवित्र धार्मिक उद्देश्यों के लिए संपत्ति का दान। एक प्रकार से इसकी आज की भाषा में व्याख्या करें तो वक्फ एक प्रकार का चैरिटेबल एंडोनमेंट है। इसमें दान देता है, वो शब्द का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही कर्ज किया जा सकता है जो हमारा है। सरकारी संपत्ति का दान मैं नहीं कर सकता मान्यवर। ये जो भ्रम खड़ा किया जाता है कि ये एक्ट मुस्लिम भाइयों के धार्मिक क्रियाकलापों के अंदर, उनके दान की हुई संपत्ति के अंदर दखल करने का है, ये बहुत बड़ी भ्रांति फैलाकर माइनॉरिटी को डराकर अपनी वोट बैंक खड़ी करने के लिए किया जा रहा है। देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड वक्फ परिषद करे। अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए 2013 के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा। वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर, इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने
उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। अमित शाह के निशाने पर करीब करीब पूरा विपक्ष ही था। उनको लगता है कि इसका विरोध कर हम मुस्लिम भाइयों की सिंपैथी जीतकर अपनी वोट बैंक पक्का करेंगे। उसमें कोई फायदा नहीं होगा अखिलेश, इसलिए कि 4 साल में मुस्लिम भाइयों को मालूम पड़ जाएगा कि ये कानून तो उनके फायदे में है। ये दक्षिण के सारे जो सांसद बोल रहे हैं, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारे चर्च को मान्यवर नाराज कर रहे हैं, उनको पता नहीं। जब 2013 का अमेंडमेंट आया, लालू जी ने क्या कहा, मैडम सरकार जो ये संशोधन विधेयक पेश किया है, सरकार की पहल का हम स्वागत करते। आप देखिए सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी, सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। लेकिन मैं चाहता हूं कि भविष्य में आप कड़ा कानून लाइए और ये जो चोरी करने वाले लोग हो उनको जेल की सलाखों के पीछे। अब साहब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। इस दौरान विपक्ष की टोका-टोकी पर अमित शाह ने कहा कि कानून भारत सरकार का है, इसे मानना ही होगा। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। लोकसभा में अमित शाह ने लालू यादव के जिस बयान का जिक्र किया, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी उसी बयान से जुड़ा एक पोस्ट अपने एक्स हैंडल पर किया। लिखा, वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध कुछ लोग सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कानून नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ला रही है। वैसे 2010 में लालू यादव ने वक्फ के कड़े कानून बनाए जाने की बात कही थी। मेरा इंडिया गठबंधन वालों से आग्रह है कि लालू जी की बातों को ध्यान से सुने और सदन में वक्फ संशोधन बिल 2025 के पक्ष में मतदान करें। जीतन राम मांझी ने लालू यादव का वो बयान अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी, ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट किया है। आगे से खैर अब तो लाइए, इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बंदियां बना रहे हैं। लोकसभा में चल रही बहस में एक और दिलचस्प तस्वीर देखने को तब मिली जब उद्धव सेना वर्सेस शिवसेना में तीखी बहस छिड़ गई। दरअसल उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने सरकार को घेरना शुरू किया और वक्फ बिल पर हो रही बहस के दौरान देवस्थान बोर्ड की हजारों एकड़ जमीन बेचे जाने के मुद्दे पर सवाल उठाने शुरू कर दिए, जबकि शिंदे गुट के सांसद श्रीकांत शिंदे ने उद्धव गुट के शिवसेना सांसद को चैलेंज देते हुए पलटवार किया। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष अपने पाप छिपाने के लिए इस बिल का विरोध कर रहा है। न भूलना, ये देश की आजादी के लिए जिन्होंने कुछ भी नहीं किया ना, उस उनका भाग्य है कि आज सरकार चला रहे। अगर हमारे मंदिर में कभी आपने सोचा भी कि किसी गैर हिंदू को उस मंदिर के बोर्ड पे लाने की कोशिश भी करोगे तो याद रखना हम उसे विरोध करेंगे। कितने लोग कश्मीर में हिंदू आ गए बताओ तो सही। कश्मीर में जमीन कौन खरीद रहा है वो भी तो बताओ, पता चलेगा कश्मीर की जमीन कौन खरीद रहा है। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान के जो हमारे देवस्थान के मंदिरों की जगह होती है, इतनी हजारों एकड़ जमीनें, वो जमीन भी बेची जा रही है। क्या आप इसी तरह का कानून हिंदुओं के देवस्थान की जमीन बेचने वालों के खिलाफ भी लाएंगे क्या? वो भी तो बताओ। मैं यहाँ पर यूबीटी वालों से पूछना चाहूंगा कि बाजू में बैठ के जिन्होंने सावरकर जी को गाली देने का काम किया, उनके ऊपर प्रश्न पूछने का हिम्मत इन पे नहीं है। ये जो विपक्ष इसका घड़ी घड़ी विरोध कर रही है, ये विरोध जो है
ये विरोध सिर्फ अपने पाप छुपाने के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे पाप आप उजाले में आ जाएंगे। आज अगर बाला साहब यहाँ होते तो यूबीटी का डिसेंट नोट यहाँ पर अगर पढ़ते तो उनके आत्मा को बहुत। आज लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के सांसद एक दूसरे पर जुबानी वार करने के लिए जैसे कमर कसकर आए थे। सदन में बहस का माहौल तब और ज्यादा गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव इस बिल के विरोध में खड़े हुए। उन्होंने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ बिल में न तो नीति सही है और न ही नीयत। दूसरी ओर विपक्ष के हमलों पर करारा प्रहार करते हुए बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी तंज कसा और कहा कि कल वक्फ कहेगा पूरा हिंदुस्तान हमारा है, ऐसे तो नहीं चलेगा। उनके इस बयान के बाद संसद के भीतर सियासी संग्राम और तेज हो गया। अगर वक्फ की जमीन बर्बाद हो रही है, अगर वक्फ की जमीन लूटी जा रही है, अगर वक्फ की जमीन हड़पी जा रही है, तो संविधान की धारा 25 यह अधिकार देता है कि कानून बन सकता है। तो ये बार बार जो वक्फ की बात बोलते हैं, अगर आज इस कानून के द्वारा वक्फ की जमीन को रेगुलेट करके उसकी प्रॉपर्टी में फंडिंग अच्छी आए और उस जमात के लोगों के लिए इसका विश्वास बढ़े, तो इनको परेशानी क्यों होती है? सर, दिल से तो कहते हैं कि हम चाहते हैं संशोधन हो, लेकिन राजनीतिक मजबूरी इनके पैर पीछे खींचती है। धारा 370 की समाप्ति का यही बिल आया था ना सर? माननीय गृह मंत्री बैठे हैं ना, हिम्मत दिखाई थी ना, सब लोग एक थे ना। देश टूट जाएगा, देश में आग लग जाएगी। आज 370 समाप्त हो गया। आज कश्मीर का विकास हो रहा है, जम्मू का विकास हो रहा है, पूंजी निवेश हो रहा है। और सर याद करिए, अभी जो चुनाव हुआ है, एक भी बूथ पर रिपोल नहीं हुआ। वोट बैंक के लिए देश कहां तक जाएगा? क्यों जाना चाहिए? वक्फ समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय, धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। वक्फ बिल का लाना भाजपा की सियासी हट है। वक्फ बिल भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का नया रूप है। भाजपा का लक्ष्य वक्फ की जमीनों पर है। इन जमीनों का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर इन जमीनों को पिछले दरवाजे से अपने लोगों के हाथों में दे देना चाहती है। भाजपा का लक्ष्य यह है कि ध्रुवीकरण हो, क्योंकि वो जानते हैं कि ध्रुवीकरण जितना होगा उससे वो लाभ उठाने में आगे रहेंगे। ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा करते हैं। बंटवारा तो पीडीए करेगा, अभी देखिएगा। पूरी बहस के दौरान सबकी निगाहें बिहार के सांसदों की तरफ टिकी थी, क्योंकि साल के अंत में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं। नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी राम विलास एनडीए के अहम घटक दल हैं। जेडीयू की तरफ से बिल के समर्थन में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले। ललन सिंह ने कहा कि मोदी बिना किसी भेदभाव के देश के सभी लोगों के विकास में जुटे हैं, जबकि आरजेडी की तरफ से सांसद सुधाकर सिंह ने मोर्चा संभाला। सुधाकर सिंह ने कहा कि बीजेपी सब कुछ अपने अधीन करना चाहती है। मुस्लिम कोई धार्मिक संस्था नहीं है। वक्त 2013 में जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है, तो मत रहे। आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है, उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? अरे जेडीयू को और नीतीश कुमार को आपके सेकुलरिज्म के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता नहीं है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। एक तरफ भाजपा खुद को
अल्पसंख्यक हितैषी बताती है, लेकिन भारत की संसद के भीतर एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। एक समय आएगा कि मंदिरों की भी जमीन और उनके धन को भी कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा। यह विधेयक संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। भाजपा सब कुछ अपने अधीन करना चाहती है। सिंगापुर जैसे छोटे राष्ट्र जहां महज 200 वक्फ की संपत्तियां हैं, वहां पर संपत्ति से आय एक साल में 42 करोड़ से ज्यादा होती है। लेकिन यहां सच्चर कमेटी के हिसाब से जहां 5 लाख की वक्फ की संपत्तियां हैं, जहां 6 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, 1 करोड़ 20 लाख एकड़ से ज्यादा संपत्ति होने के बावजूद आय सिर्फ 163 करोड़ होती है। विश्व के कई देश ने समय रहते वक्फ के व्यवस्था में आवश्यक प्रशासनिक सुधार किए हैं, और मैं ये नहीं कह रहा कि उन मुस्लिम देशों की तरह हमें कोई कठोर या क्रांतिकारी कदम उठाना चाहिए, लेकिन ईमानदार प्रयास हमारी तरफ से बहुत जरूरी है। फिलहाल लोकसभा में बिल पर बहस का वक्त बढ़ा दिया गया है। अब रात 10 बजे तक बहस होगी। कल ये बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां बहस होगी। लोकसभा में बिल की राह आसान है, लेकिन राज्यसभा में इसे पास कराने के लिए सरकार के सामने चुनौती पेश आ सकती है। तो मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।